गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जो बोहर का ऑर्बिटल जो हमने मॉडल समझा था उसके अंदर क्या था कि इलेक्ट्रॉन एक मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे। अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था तो उससे उसकी एनर्जी भी फिक्स निकल के आ रही थी, ठीक है। बट उस कॉन्सेप्ट से उसने दो प्रिंसिपल मेन जो थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वो। तो इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए नया मॉडल हमारे पास आया जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। अच्छा इसको सबसे पहले आके समझाने की, इस मॉडल को, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को आके समझाने की सबसे पहले कोशिश की स्क्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने। इसने क्या माना, इलेक्ट्रॉन को एक वेव मान लिया। और वेव मैंने आपको समझाया हुआ है क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है जिसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो होती है वेवलेंथ। ये होता है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड वगैरह मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना और इसने एक्सप्लेन किया इसके बारे में कुछ बातें। इसने जब इसका एक्सप्लेनेशन दिया तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू कुछ निकाली इसने, काई, इसको बोलते हैं काई, KI बोल देना, काई, ठीक है। तो कुछ लोग काई बोलते हैं, कुछ साई बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है वेव फंक्शन। ये एक वेव फंक्शन है विच इज़ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन ना कोई ऐसा पार्टिकल था, हमने जो तक पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल पढ़ा है, ठीक है। लेकिन असल में आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर स्क्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, वो क्या है, अपने आप में एक वेव है, ठीक है। तो इसने काई को एक्सप्लेन किया वेव फंक्शन की फॉर्म में। वेव फंक्शन जो वेव पे डिपेंड करेगा। असल में आप अपने फिज़िक्स के लास्ट चैप्टर में वेव्स नाम का एक चैप्टर आता है फिज़िक्स में, उसमें आप इस वेव की इक्वेशन पढ़ोगे, दैट इज़ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx। यहाँ पर ये जो kx होता है ये फेज़ एंगल होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये साइन थीटा आपका एंगल हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा फिजिक्स में और ज़्यादा मैथ्स में नहीं जाते, बस समझने की कोशिश करो। इसका एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब होता है जो किसी चीज़ पर डिपेंड हो। तो ये काई क्या है, एक वेव फंक्शन है जो कि वेव पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो वेव होती है वो 3 डायमेंशन में प्रोपागेट करती है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, वेव प्रोपागेट इन 3 डायमेंशन। जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, तो जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। 3 डायमेंशन का मतलब वो एक्स एक्सिस पे भी जा सकता है, वाई एक्सिस पे भी जा सकता है, और जेड एक्सिस पे भी जा सकता है, ठीक है। फिर स्क्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने इसके लिए एक अपनी इक्वेशन बना के दी। इक्वेशन कुछ ऐसी थी जिसको हमें याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हमें बस देखनी है एक बार इक्वेशन, क्योंकि इसका इक्वेशन को याद करना या सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं होता। इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमें याद रखने होते हैं। इस इक्वेशन को पूरे को उसने सॉल्व किया, ठीक है। इसने पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके देखा और इसने क्या देखा, पहले तो इसने काई को जो है 3 एक्सेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्स एक्सिस, वाई का फंक्शन, जेड का फंक्शन, और 8 पाई स्क्वायर m, वेयर m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो h होता है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। E4 एनर्जी होता है, ठीक है। ये सब कुछ इसने एक्सप्लेन किया और इससे एक रिज़ल्ट निकाल के दिखाया इसने एक रिज़ल्ट निकाला कि जो काई है वो क्या है, वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड तो पता ही आपको क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, और ये भी एम्पलीट्यूड होता है। तो हाइट ऑफ क्रेस्ट या तो डेप्थ ऑफ ट्रफ, क्योंकि मैं ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट बोलता हूँ और नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोलता हूँ, ऐसा मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। तो क्रेस्ट की हाइट या तो ट्रफ की डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ इस पूरी इक्वेशन में जो काई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और वेव हमने क्या मानी है, इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का जो भी काई जो होता है वो क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड बताता है। फिर इसी इक्वेशन का दूसरा पार्ट इसने सॉल्व किया यहाँ पे, जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन किया। इसका डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ रिजल्ट्स निकाले, जिसके अंदर रिजल्ट निकल के कुछ ये आया, ये H के ऊपर जो ये निशान बना हुआ है इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सिंपल एक ऑपरेटर होता है, जैसे कि आप लिखते हो 2 + 4, तो प्लस का जो साइन होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करता है। 2 + 2 को के बीच में अगर हम 2
और 2 के बीच में प्लस लगा देंगे, एक ऑपरेटर लगा देंगे तो वो उसको जोड़ देगा। ऐसे ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। आप हायर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे इसको, बस अभी इसका रिजल्ट जानने की कोशिश करो। ऐसी कुछ इक्वेशन ने सॉल्व की। आखिरी में इस सारे को बनाने के बाद उसने कुछ रिज़ल्ट निकाले। उसने रिज़ल्ट जो निकाले उसके हिसाब से जो काई था वो क्या था, वो था एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, एंड इन दिस केस काई डज नॉट हैव मच सिग्निफिकेंस ऑफ टेलिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इसने बताया कि बस काई ना एक हमारे पास एम्पलीट्यूड निकल के आ रहा है वेव का, जो कि हमारे पास वेव को हम क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वेव का एक एम्पलीट्यूड निकल के आता है काई, जिसका इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। फिर इसने देखा अगर मैं इसका काई का ना, अगर इस इक्वेशन में मैं काई का स्क्वायर करके देखूं वो हमारे काम का होता है। देखते हैं। फिर हमने निकाल के देखा काई स्क्वायर। जो काई स्क्वायर था ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब काई स्क्वायर की वैल्यू किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाने की कितने चांसेस हैं उसको रिप्रेजेंट करती थी। तो इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसी को हम काई स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये वो टर्म आपको याद रखना है, काई स्क्वायर को बोलते क्या है और काई स्क्वायर हमें रिप्रेजेंट क्या करता है। इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन पूरी लिख लेना। ठीक है, चलो अब किसी जगह पे अगर काई स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उस जगह पे बहुत ज़्यादा है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी नोड लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं एंटी नोड। और जिस जगह काई स्क्वायर की वैल्यू 0 मतलब नेग्लिजिबल आए उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। तो अब न्यूक्लियस के चारों तरफ भी बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन की 0 होती है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो, मैं आपको ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, बस समझने की कोशिश करेंगे, कुछ और बातों उनसे जुड़ी हुई जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया था वहाँ पे एक ऑर्बिट होता है जिसको हमने एनर्जी लेवल से शेल से रिप्रेजेंट किया था। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उस ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस अलग अलग बनाए थे मैंने, जिसको ऑर्बिटल बोलते थे। एस के अंदर एक ऑर्बिटल था, पी के अंदर 3 थे, डी के अंदर 5 था, एफ के अंदर पी के अंदर 3 थे, डी के अंदर कितना था, 5 ऑर्बिटल थे। ये तो मैं पढ़ा चुका था, आगे की बात करते हैं। अब देखो व्हाट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो हमारा पी शेल था, इसके अंदर 3 सब शेल थे। इसको मैंने पी एक्स बोला था, इसको पी वाई बोला था, इसको मैंने पी जेड बोला था, आपको कुछ याद हो तो। ठीक है, तो जो एक ऑर्बिटल था उसमें हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए थे। इलेक्ट्रॉन के सबसे ज़्यादा पाए जाने की संभावना कहाँ पे है, शेल के अंदर या उसके अंदर जो सब शेल है, और सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसके अंदर। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन छोटे स्पेस में ज़्यादा साफ दिखेंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। तो यहाँ से ये निकल के आया, व्हाट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज़ अ 3D स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए, वही जगह को हम, उसी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। आपने पढ़ा होगा बोहर की थ्योरी में। बोहर में उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं बेटा, ऑर्बिट में। ठीक है, और ऑर्बिट तो 2 डायमेंशनल हुआ, ये 3 डायमेंशनल थोड़ी ना हुआ, ये तो सर्कुलर पाथ है, ये तो 2 डायमेंशनल हुआ। तो ऑर्बिट जो है वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल अकॉर्डिंग टू बोहर। लेकिन यहाँ पर बताया गया था इस क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के हिसाब से कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में घूमता है। कहाँ घूमता है, 3 डायमेंशनल स्पेस। और वो 3 डायमेंशनल स्पेस में घूमता है, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल। क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास कुछ वो है, कंपैरिजन है दोनों के कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल को क्या लेते हैं। पहले यहाँ पर आप स्क्रीन को पॉज करेंगे, सारे ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंसेस को आराम से कॉपी करेंगे। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट था हमारा वो था ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस। ऑर्बिट जैसे आपने ऊपर देखा कि ऑर्बिट होता है हमारा 2D पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ऐसे 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। वो 3D स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं।
इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन। ऑर्बिट देखो, ऑर्बिट 2D है, तो 2D क्या एक प्लेन होता है? ये मान लो यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो रिंग जो होगा वो तो एक प्लेन में आ जाएगा ना, एक्स वाई प्लेन में। कुछ भी जेड एक्सिस पे थोड़े ना आएगा, प्लेन के पेपर के बाहर थोड़े ना निकल जाएगा। तो ये प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। बल्कि यहाँ पे 3D मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर आएगा, कभी अंदर जाएगा, कभी इधर एक्स एक्सिस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3D मोशन। इट रिप्रेजेंट 3D मोशन। आप यहाँ पे पूरा लिखना, इट रिप्रेजेंट 3D मोशन। ऑल ऑर्बिटल्स आर ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। ये ऑर्बिट क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं। लेकिन ऑर्बिटल सर्कुलर नहीं होते, अलग अलग शेप होते हैं। आपको पढ़ाया गया है एस का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, पी का डंबल जैसा होता है, डी का डबल डंबल जैसा शेप होता है। ठीक है, अभी और भी एक्सप्लेन आगे किया जाएगा आपको केमिकल बॉन्डिंग में, इनके एक स्ट्रक्चर्स पे काम बात करेंगे अब हम। ठीक है, फिर देखो ये ना नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? मान लो ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, और ये जेड एक्सिस मान लो। आप कहीं भी इलेक्ट्रॉन को लेके चलेंगे, आप किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस की तरफ नहीं जा रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को कहीं भी निकाल के देखो, किसी एक एक्सिस की तरफ नहीं मूव करेगा। लेकिन 3 डायमेंशनल में हमारे पास पता होगा कि एक्स की तरफ जा रहा है, कि वाई की तरफ जा रहा है, कि जेड की तरफ जा रहा है। तो वो डायरेक्शनल होते हैं। ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल और ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल। तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं ऑर्बिट, और वो होता है नॉन डायरेक्शनल। ये ऑर्बिटल होते हैं डायरेक्शनल। इसमें सिर्फ एस वाला जो होता है, जिसका शेप हमने क्या बताया था अभी आपको, एस का शेप स्फेरिकल, यही नॉन डायरेक्शनल होता है। बाकी सारे के सारे पी डी एफ वाले सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? डायरेक्शनल होते हैं। एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? वो आ सकते हैं 2n का स्क्वायर, वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ शेल एनर्जी लेवल। अगर फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 डालेंगे, तो फर्स्ट शेल में अगर हम डालेंगे n की वैल्यू को 1, तो क्या 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 आ जाएगा 2। तो याद है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते वक्त हमने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते थे। जैसे हमने एटॉमिक नंबर मान लो किसी का 12 है, ठीक है, तो उसका एटॉमिक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना 2 8 2। तो पहले शेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर दूसरी शेल की बात करेंगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर यहाँ पे याद है 2 8 18 36 ऐसे कुछ वर्गे भरते थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे आता है यहाँ पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आते हैं? 2n स्क्वायर। और एक ऑर्बिटल में अंदर हमने यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी तो ये बताया गया था कि यहाँ पर एक एक पहले हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं एक एक ऑर्बिटल के अंदर, और फिर उसके अंदर पेयरिंग करते हैं। और एक रूल बताया था, हुंड्स रूल, पॉलीज रूल। इनके अकॉर्डिंग क्या था सब कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो यहाँ ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। अब ये हमारा कुछ ग्राफ का पार्ट है। देखो मैंने आपको बताया था कि नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होती है। क्या होती है? 0। और प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करते थे? काई का स्क्वायर से वैल्यू से। ठीक है, अब देखो ये जो नोड होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपको एटॉमिक कोई मान लो आपको किसी ने दे दिया 2s और आपसे पूछा क्वेश्चन कि बताओ उसके अंदर रेडियल नोड कितने होते हैं, एंगुलर नोड कितने होते हैं, तो उस फॉर्मूले से आप निकालेंगे। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। l की वैल्यू के बारे में ध्यान लो। n क्या था हमारा? एंगुलर क्वांटम नंबर। शेल ये n बताता है, l सब शेल बताता है। तो कहीं ना कहीं जो l है वो हमारा क्या है? सब शेल। और सब शेल हमने पढ़े हैं 4 तरह के, S P D F। S के लिए l की वैल्यू होती थी 0, P के लिए l की वैल्यू होती थी 1, D के लिए l की वैल्यू होती थी 2, और F के लिए वैल्यू होती थी 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एंगुलर नोड को डायरेक्टली हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियल नोड को n-l-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें टोटल नोड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इसको और इसको प्लस कर दो, n-l-1 प्लस l कर दोगे तो प्लस l और माइनस l कट जाएगा, बचेगा n-1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास n-1। क्लियर है? चलो अब ये तीनों पहले हम ग्राफिकली समझ के देखते हैं क्या होता है। 1s की बात करते हैं। तो 1s के लिए हमें मालूम है, एक बात बड़ी क्लियर है कि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। हमने पढ़ रखा है यहाँ पे l की वैल्यू होती है ये 0 1 2 3 S P D F के लिए। तो यहाँ l की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0। मुझे बताओ टोटल नोड कितने होंगे? टोटल नोड का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा n-1। n की वैल्यू कितनी डालेंगे? 1 -1 1 -1 क्या होता है? 0।
यहाँ पर ये जो नीला वाला है ना, इसको हमने न्यूक्लियस बना दिया है, ठीक है। ये ब्लू ब्लू जो है यहाँ पे सब न्यूक्लियस है, और जो रेड वाला रीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। देखो इसके बाहर पूरा एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ नोड निकालना है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ नोड कितना आ जाएगा? 0। एक भी नोड नहीं है, और एक भी नोड नहीं है बनस के अंदर, मतलब कहीं भी ऐसी जगह नहीं है। मतलब देखो एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, नोड एक भी नहीं होगा। 2s की बात करते हैं, तो 2 की n की वैल्यू कितनी डालेंगे यहाँ पे? 2, और s की वैल्यू 0 होती है, तो 2 - 0 कितना आ जाएगा बेटा? 2। सॉरी n - 1 है ना फॉर्मूला, n - 1 है, तो 2s के लिए n की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पे लिखेंगे सीधा 1 माइनस कर देंगे, तो 2 - 1 क्या आता है? 1। तो यहाँ नंबर ऑफ़ नोड आएगा निकल के 1। तो पहले न्यूक्लियस पाया गया, फिर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाई गई पाए जाने की, फिर एक आया ये वाइट वाला जो रीजन है, ये नोड का रीजन है। किसका रीजन है? नोड का। यहाँ पर कभी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन दोबारा पाया जाएगा। ये ग्राफ हो गया किसके लिए? 2s के लिए। 3s की बात करते हैं, तो 3 माइनस क्या आ जाएगा? 1। 3 - 1 कितना आता है? 2। तो देखो यहाँ पे हमने 2 नोड बनाए हैं, और ये सब क्या है? हमारे एंटी नोड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये लाल वाला जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है एंटी नोड को, और एंटी नोड वो रीजन होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और वाइट वाले रीजन क्या है? वो रीजन जहाँ पे नोड है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। फिर हम कुछ बात करते हैं, देखो ध्यान से। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ये काई के बारे में। काई क्या रिप्रेजेंट करता था हमारा? ये आइगन वैल्यू बोलते हैं इसको। ये काई जो था ये रिप्रेजेंट करता था एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अगर मैं 1s ऑर्बिटल की बात करूँ, तो देखो ये जो है ना, ये मान ले हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का सेंटर हो गया। हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ चलना शुरू करते हैं। अगर 1s की बात करें, तो 1s वाले s का साइज़ ना बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी ना बिल्कुल इस न्यूक्लियस के आसपास पाना पसंद करता है। दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो 1s में अगर हम न्यूक्लियस से उससे बाहर की तरफ, r होता है न्यूक्लियस से बाहर तक का डिस्टेंस, r रेडियस में आपको पढ़ा चुका हूँ बोर मॉडल में। तो अगर मैं रेडियस मतलब बाहर की तरफ चलने की कोशिश करता हूँ, तो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, ये जो एम्पलीट्यूड था वेव का, वो कम होना शुरू, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ही कम होना शुरू हो जाती है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है टाइम के साथ, जितना दूर जाओगे आप न्यूक्लियस से। क्योंकि 1s में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के पास पाने की कोशिश करता है। तो अगर मैं न्यूक्लियस के पास जाता तो काई की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा दिखती, लेकिन मैं जितना दूर दूर जाऊँगा न्यूक्लियस से, उतनी वैल्यू कम होती चली जाएगी। सेम 2s के लिए बात करूँगा। इसके अंदर नोड था कोई? 1s के अंदर अभी पढ़ा, 1s के अंदर कोई नोड नहीं था। तो ये वाली पार्ट, ये वाली जो लाइन है ना, वो कहीं पर भी टच नहीं करती है, ये इस एक्सिस के हमेशा ऊपर रहती है, और यहाँ से सीधे चली जाती है, स्ट्रेट सैचुरेट हो जाती है। फिर 2s की बात करेंगे। 2s के अंदर नोड कितना था बेटा? 1। ये वाइट वाला रीजन कितना था? 1। तो ये एक पॉइंट ऐसा आता है जब यहाँ पे, जब हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ये, यहाँ पर एक पार्ट ऐसा आ जाएगा जहाँ पर बात नेगेटिव में पहुँच जाएगी, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। ये नेगेटिव में क्यों गया? क्योंकि वेव खुद अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पार्ट्स में जाता है ना, इसीलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके अंदर नोड्स कितने निकल के आ रहे हैं? 2s के अंदर, 2s के अंदर टोटल नोड कितने आएंगे? n-1 वैल्यू होती है, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा बेटा? 1। तो यहाँ पर एक नोड आ रहा है निकल के। आगे बात करते हैं, ओके। 2p की बात करते हैं। अगर 2p की बात करें तो पहले नंबर ऑफ़ नोड निकालते हैं। बताओ, यहाँ 2, n की वैल्यू 2 हो गई, -1। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। एक मिनट, n - 1 है ना, मैं क्या कर रहा हूँ? सही, एक मिनट, यहाँ पे रेडियल नोड बताना था। रेडियल नोड का फॉर्मूला n - l - 1 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना रेडियल नोड हम पता करेंगे। जो रेडियल नोड वाला पार्ट है, वो रेडियल नोड क्या बताता था? 2n - l - 1, ठीक है। इसके अंदर n - l - 1 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आती थी कितनी? n - l - 1। हमें टोटल नोड नहीं निकालेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हम काई ले रहे हैं। टोटल नोड्स हम निकालेंगे काई स्क्वायर वाले केस में, ठीक है। देखो यहाँ n - l - 1 की वैल्यू रखेंगे, तो n की वैल्यू 1 हो गई, s की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ -1 आंसर आएगा 0। तो यहाँ कोई नोड नहीं है। 2s के अंदर क्या बात करेंगे? 2 माइनस s के लिए वैल्यू कितनी थी? 0 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक नोड, तो यहाँ पर एक नोड आ गया। इसकी बात करेंगे 2p की। 2p के अंदर कितना आएगा बेटा? n - l - 1।
2 माइनस पी की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा फिर से 0। 2p के अंदर कोई नोड नहीं होता, इसलिए ग्राफ सिर्फ ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। नहीं, मैं एक मिनट मैं लास्ट टाइम फिर कंफ्यूज हो गया, रुको। यहाँ पे ना हम टोटल नोड का ही फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। टोटल नोड का फॉर्मूला यूज़ करो सिर्फ इस ग्राफ को समझने के लिए, n-1, बस इतना होता है। अब देखो इस वाले ग्राफ में n-1, तो यहाँ पे ग्राफ सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है। यहाँ n-1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ n-1 की वैल्यू होगी 2 - 1। n की वैल्यू तो 2 है, इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि n-1 करना है हमें। तो 2 - 1 कितना होता है, 2 - 1 होता है हमारे पास 1। तो देखो ग्राफ सिर्फ एक जगह पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये पॉइंट जो होता है जहाँ पे कट करता है इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। ये काई की वैल्यू थी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या था, काई स्क्वायर था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इस ग्राफ में एक आपत्ति ये जताई गई थी कि ग्राफ कभी नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ भी नेगेटिव हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पे इलेक्ट्रॉन ही ना पाया जाए, कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, तो वहाँ कभी नेगेटिव में नहीं चीज़ आनी चाहिए थी। तो हमने क्या करा, इसी ग्राफ में करेक्शन किया, काई स्क्वायर का ग्राफ निकाला। काई स्क्वायर का जो ग्राफ था डिस्टेंस के साथ, इसको बताया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था मैक्स बॉर्न। जब मैक्स बॉर्न के नाम के साइंटिस्ट ने बताया तो हुआ क्या, इसने सेम ग्राफ ड्रॉ किया प्रोबेबिलिटी का कुछ ऐसा, लेकिन जहाँ पार्ट नेगेटिव में जा रहा था जैसे 2s के लिए, तो इसने क्या करा, उसी पार्ट को दिखाया कि देखो उसी जगह पे नोड तो आएगा। नोड कितना आया था यहाँ पे 1, इस वाले केस में नोड कितना आया था बेटा 1। 2s वाले केस में नोड कितना आया था 1। इसने एक नोड तो बनाया, फिर दोबारा पे पीक बनाया। ये जो पीक होगा इस ग्राफ में वो एरिया होगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी फाइंड आउट करने की। देखो न्यूक्लियस के पास तो होगी ज़्यादा, फिर थोड़ा सा आगे जाके इस जगह पर भी, इस वाले डिस्टेंस पर भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर ये वाला जो ग्राफ था फिर इसने ड्रॉ करके देखा 2p के लिए, इसकी वैल्यू भी कुछ ऐसी निकल के आई। क्लियर है तीनों ग्राफ, ठीक है। और इतना ही आपके सिलेबस में। बाकी मेरे हिसाब से क्वांटम नंबर का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने की ट्राई करें, ठीक है। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ओके।